मीडिया बोल रहा है कि शुरुआत हम करेंगे और शुरुआत करेंगे खबर के साथ, और वो खबर है मेजर ने उगली आग, कब्जे का राग। जी हां, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं तेजी के साथ बढ़ रही हैं। हाल ये है कि इस्कॉन मंदिर में हमलों और हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले की चिंता उसे और बढ़ा दिया है। इस संदर्भ में बांग्लादेश सरकार ने इन घटनाओं की जांच का वादा भी किया, लेकिन हालात में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा। इस हिंसा को लेकर के बांग्लादेश में सियासी और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है, और इन सब के बीच में बांग्लादेश के सेवानिवृत्त मेजर शरीफ ने विवादास्पद एक बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका भी उनके सामने टिक नहीं सकते हैं। उनका दावा है कि बांग्लादेश के पास 30 लाख छात्र हैं जो उनके साथ हैं। मेजर शरीफ का यह कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश 4 दिनों में कोलकाता पर कब्जा कर सकता है। मेजर शरीफ ने यह कहा कि मैं भारत को यह कहना चाहता हूं कि हम 4 दिनों में सब कुछ हल कर लेंगे। हमारी सेना मजबूत है, हमारे लोग हमारे साथ है, और कोई भी शक्ति ऐसे हमें रोक नहीं सकती है। तो वहीं बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं और मंदिरों को निशाना बनाए जाने पर हिंदुस्तान में साधु संतों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। यहां प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो वहीं एक बार फिर कल की पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को एक बार फिर चेतावनी दी गई है और हिंदुओं पर हमले रोकने की मांग की गई है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है वो एक धर्म के ऊपर हमला नहीं है, सनातन के ऊपर ही सिर्फ हमला नहीं है, पूरी मानवता के ऊपर हमला है। ये इंसानियत पर हमला है। और मैं पूरी दुनिया के तमाम बुद्धिजीवियों से भी अपील करना चाहता हूं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि बांग्लादेश इस समय आईएस की तरफ के रास्ते पे जा रहा है, वो आतंकवाद के रास्ते पे जा रहा है। और मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूं, आज हमारे ये प्रस्ताव भी आया कि बांग्लादेश को सख्त मैसेज दिया जाए, और अगर बांग्लादेश नहीं सुधरता है तो जिस तरह पाकिस्तान को सुधारने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसी तरह भारत के शक्तिशाली प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो बांग्लादेश के खिलाफ भी एक सर्जिकल स्ट्राइक करें। तो सुना आपने यहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम को। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि एक सख्त संदेश देने की आवश्यकता है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में जारी अशांति के मद्देनजर घुसपैठ और दूसरे अवैध क्रियाकलापों को रोकने और भारतीय किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीएसएफ ने मुर्शिदाबाद जिले में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जीरो लाइन के पास अपने जवानों को तैनात किया है। शुक्रवार से जवान आधिकारिक तौर पर रानीनगर थाना इलाके के राजनगर सीमा के पास जीरो लाइन पर ड्यूटी करते दिखाई दिए हैं। बीएसएफ ने यहां किसान सहयोग उत्सव के नाम से एक समारोह भी आयोजित किया है। तो वहीं आपको बताएं कि सीमावर्ती इलाकों के किसान जीरो लाइन के पास खेती करने जाते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर कई जगह तारबंदी यानी कि बाढ़ जो है वो नहीं होने से अक्सर बांग्लादेश के जो बदमाश हैं और तस्कर जो है वो रात के वक्त में अवैध तरीके से भारतीय सीमा में दाखिल होकर के चोरी छिपे फसल काट करके लेकर के चले जाते हैं। तो साथ ही किसानों को खेत में काम करने के दौरान भी कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जवानों की तैनाती से किसानों को काफी सुविधा होगी। और आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले के विरोध का असर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी देखने को मिला। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास की रिहाई और वहां पर रह रहे हिंदुओं पर लगातार उत्पीड़न, प्रताड़ना और हिंसा के विरोध में गाजियाबाद में प्रचंड विरोध किया गया है। तो इन सब के साथ विरोध प्रदर्शन में जुटे लोगों ने हिंसा के खिलाफ राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देने की भी बात कही है। और सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं बल्कि नोएडा के सेक्टर 33 स्थित इस्कॉन मंदिर के पीछे ग्राउंड में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। हिंदू और अल्पसंख्यकों पर बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के खिलाफ आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी सांसद महेश शर्मा भी शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठनों ने कई बार सीनियर नेता भी उसमें मौजूद रहे हैं, और इन सब के साथ साधु संत भी विरोध प्रदर्शन में पहुंचे हैं और उनका पूरा सहयोग और समर्थन रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी तरह का बवाल ना हो पाए, इसको लेकर के सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है।
प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोग भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा को लेकर के एक्शन की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो भी कुछ सनातन लोगों के साथ हो रहा है उसके विरुद्ध हम लोग आक्रोश आज व्यक्त कर रहे हैं। लगातार अगस्त से करते आ रहे हैं और आज ये महाजन आक्रोश है। लोग आपने देखा ही होगा कितने लोग यहाँ एकत्रित थे। तो ये इसीलिए है कि इस सनातन संस्कृति की रक्षा हो और सरकार उसका माध्यम बने और बांग्लादेश के जो ऐसे सभी आतताई लोग हैं उनको वहाँ पर सबक सिखाया जा सके। को जब लोग खड़े हो जाते हैं तो सरकार भी फिर सचेत होने लगती है, सरकार भी फिर लोगों की वाणी में बोलने के लिए मजबूर हो जाती है। शेख हसीना को भी उन्होंने इसी में टारगेट बनाया कि उनको यहाँ से भगा देंगे और जो धांधलियों के विरुद्ध जो बच्चों की सेनाएं, वहाँ के युवाओं की सेनाएं बना के निकाली, तो उसके दो उद्देश्य थे। एक तो हिंदू समाज का खात्मा करना जो उन्होंने कहा है, और दूसरा शेख हसीना को हटा देना जिससे कि वहाँ पे उनकी अपनी सत्ता कायम हो सके, जो लोग कट्टरपंथी हैं उनकी सत्ता कायम हो सके। हमारा ये कहना है कि देश की आम जनता को सबसे पहले बायकॉट बांग्लादेश, बायकॉट बांग्लादेशी और बायकॉट मेड इन बांग्लादेश शुरू करना चाहिए। कुछ भी सामान खरीदे तो वो उसमें बांग्लादेश में बना हुआ ना हो। काम कराएं, लेबर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, मजदूर चाहिए तो पहले कंफर्म कर ले वो बांग्लादेशी ना हो और पूरी तरीके से बांग्लादेश का बायकॉट करे। बांग्लादेश में मानवता का नरसंहार हो रहा है। इस समय बांग्लादेश में मकान, दुकान, खेत खलिहान को कब्जा किया जा रहा है। हिंदू, चाहे वो हिंदू हो, चाहे जैन है, चाहे बौद्ध है, चाहे सिख है, पूरी तरीके से वहां उनको भगाने की पूरी तैयारी चल रही है। और जो लोग कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मैं उनसे पूछता हूं कि भाई वहां पे 50 लाख मुश्किल से जमाती हैं जो हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, तो वहां मुस्लिम तो 16 करोड़ हैं, बाकी सारे 15 करोड़ और साढ़े 15 करोड़ मुस्लिम जो बचे हुए हैं, जो ठीक है, जिनको लगता है वो ठीक है, वो अपने पड़ोसी हिंदुओं की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? तो देखिए, बांग्लादेश में मानवता का नरसंहार हो रहा है। सीधे तौर पर भले ही बांग्लादेश के इस्कॉन ने अपना पलड़ा झाड़ लिया है चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर के, लेकिन वहीं आपको बता दें कि देखिए यहां पर हिंदुस्तान में किस तरह से सबका समर्थन चिन्मय कृष्णदास को प्राप्त हो रहा है। चलिए अगली खबर की तरफ आगे बढ़ेंगे और बात हम इंडिया गठबंधन की यहां पर करेंगे। तो इंडिया गठबंधन खास तौर पर जिस तरह से विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन है उसे लेकर के राहुल गांधी पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। वैसे तो बीते 2 महीनों के अंदर 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, लेकिन 2 राज्य ऐसे रहे जहां कांग्रेस के प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से इंडिया गठबंधन पिछड़ गया है। और इसी को देखते हुए ममता ने न केवल निराशा जाहिर की बल्कि सीधे कह दिया कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई वो कर सकती है। बड़ी बात यह है कि इसे लेकर के गठबंधन के बाकी दलों के दिग्गज नेताओं ने अपनी सहमति भी जता दी है, लेकिन कांग्रेस को यह बात चुभ रही है। बात कुछ हद तक सही भी है। जिस तरह का मैनेजमेंट कांग्रेस का हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में दिखा है वो कहीं ना कहीं हार की एक बड़ी वजह बन गया है। चाहे वो लोकल लीडरशिप की बात हो, उसकी जरूरत से ज्यादा उसके ऊपर भरोसा किया गया, बिना गठबंधन की नब्ज टटोलने वाली सीटों के लिए अड़ना और सहयोगियों के लिए सख्त रवैया अपनाना, ये सारी ऐसी बातें रही जो चुनावों में उसी के खिलाफ चली गई हैं। तो वहीं राहुल गांधी समेत आला कमान इसे लेकर के नर्म रुख या फिर खामोशी, अब जो ये मुद्दा है वो बन चुका है। ऐसे में गठबंधन के बाकी लोग राहुल को लेकर के भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। हर चुनाव में इंडिया गठबंधन को पहले से बड़ा झटका लगा, दूसरे सहयोगों को रास नहीं आ रहा है। यही कारण है कि महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट अब बीएमसी चुनावों में कोर हिंदुत्व के एजेंडे की तरफ बढ़ने का फैसला कर चुकी है। तो समाजवादी पार्टी ने खुद एमवीए से ही अलग होने का ऐलान कर दिया है। तो इसी के साथ आपको ये बताया, देखिए एनसीपी के संस्थापक और दिग्गज नेता शरद पवार भी ममता के समर्थन में उतर आए हैं। ये एक बड़ी बात है। उन्होंने भी ममता के बयान से सहमति जता दी है। शरद पवार ने यहां तक कह दिया कि वो एक सक्षम नेता हैं और उन्हें विपक्षी गठबंधन पर नेतृत्व करने की इच्छा जताने का अधिकार भी है। तो इन सब के साथ शरद पवार ने यह भी कहा कि वो बंगाल की मुख्यमंत्री रहते हुए इंडिया ब्लॉक की अगुवाई वाली दोहरी भूमिका निभा सकती है। यानी आप समझ सकते हैं ममता बनर्जी का कद इंडिया गठबंधन में कितना बढ़ जाएगा अगर यहां पर सबकी सहमति बन जाती है।
हालांकि बीजेपी ने इस पर तंज जरूर कसा है। क्या कुछ कहा है प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और दूसरी तरफ से कांग्रेस नेता राशिद अलवी, इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। पूरा का पूरा जो इंडी अलायंस है वो सबके सब लोग राहुल गांधी को बालक बुद्धि समझते हैं। ये अजीब विडंबना है कि जो लोग जनता का समर्थन जीतने की बात करते थे आज वो आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी महाविनाश अघाड़ी को महाराष्ट्र में छोड़ती है, उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस लड़ती है, टीएमसी कांग्रेस का अपमान करती है, कांग्रेस टीएमसी का अपमान करती है। ये घमंडिया खिचड़ी गठबंधन जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि जब भी कोई चुनाव खत्म होगा ये आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू होंगे। पर इन सब में कॉमन बात ये है कि ये सब मानते हैं कि 80 बार रिलॉन्च करने के बाद भी राहुल गांधी जी पॉलिटिकली एक बालक बुद्धि है। इसीलिए देश की जनता हमेशा निर्णय करती है कि जो आपस में लड़ते हैं, जो आपस में एक दूसरे की राजनीतिक टांग खींचते हैं, उनको विपक्ष में ही बैठाना है। ममता जी का कहना है कि इंडिया की लीडरशिप उनको दी जाए। मेरा कहना है कि इंडिया में कोई एक पार्टी नहीं है, इंडिया एक बड़ा अलायंस है। इसको कौन लीड करेगा, कौन लीड नहीं करेगा, ये फैसला सबको मिलकर करना होता है। ये कोई एक पार्टी या एक नेता तय नहीं कर सकता। इंडिया के जितने एलाइज हैं वो सब एक साथ बैठ के तय कर सकते हैं कि कौन लीड करेगा। और देखिए यहाँ पर राशिद अलवी ने इतना बड़ा बयान दे दिया कि इंडिया अलायंस जो है कई पार्टियों का यहाँ पर गठबंधन है और हर पार्टी यहाँ पर जो बैठ करके विचार करे कि इसको लीड कौन करेगा। लेकिन खुद कांग्रेस अपने लीडरशिप को छोड़ना नहीं चाहती है। राहुल गांधी के अलावा उनको कुछ नजर नहीं आता है। मजाक नहीं है दुल्हन का भाई होना, सब कुछ तुम्हारे सर पे होता है। यार चाचा चाची को लेने आया हूँ अब। बेटा तुम सीएनजी गाड़ी लाए, सामान कहाँ रखोगे? चाचा जी दिल और बूट स्पेस दोनों में बहुत जगह है। हाई सीएनजी डुओ मतलब ड्यूअल सिलेंडर नीचे, पूरी बूट स्पेस ऊपर, यानी स्पेस भी माइलेज भी। हाई सीएनजी डुओ इन Hyundai Exter and Grand Iton Nios।